स्वागत है आप सबका आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग साइंस का क्लास 6 देखेंगे। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थ्रेशिंग क्या है? ऑप्शन ए में है डंडियों से अनाज के दोनों को अलग करना। ऑप्शन बी है अघुलनशील ठोस को अलग करना। ऑप्शन सी है भारी अवयवों को अलग करना एंड ऑप्शन डी है जलवाष्प से पुनः जल प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पानी में घुले मिट्टी को पानी से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? ध्यान समझेंगे। पानी में घुले मिट्टी यानी कि जब पानी में मिट्टी घुल जाता है तो उसे अलग करना है, तो अलग करने की कौन सी विधि को अपनाएंगे? नंबर ए में है निस्तारण, बी में है अवसादन, सी में है निष्पंदन यानी फिल्ट्रेशन एंड डी में है वाष्पोत्सर्जन। देखेंगे निस्तारण क्या है। डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। तो निस्तारण में क्या होता है? निस्तारण जो है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट, यानी कि पानी में घुले मिट्टी को पानी से अलग करने के लिए विधि जो होती है वो निस्तारण का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है इसमें अगर मिट्टी घुला हुआ है तो उसे कुछ देर तक छोड़ देंगे तो मिट्टी जो है वो पानी यानी जिस पॉट में रखा होगा उसके नीचे वाले तल पे बैठ जाता है मिट्टी और फिर ऊपर से पानी को निकाल लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया डिकेंटेशन यानी कि निस्तारण कहलाती है। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किरोसिन तेल और जल के असमान मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? समझेंगे इसको, ठीक है। किरोसिन तेल और जल के असमान मिश्रण को, यानी हम सबको पता है कि जब जल में किरोसिन तेल को मिलाते हैं तो वो आपस में नहीं मिलते हैं। किरोसिन तेल जो है वो जल के ऊपरी सतह पे तैरने लगता है। सबसे पहले इसका कारण क्या है? तैरने का कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि किरोसिन तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो किरोसिन तेल है वो क्या होता है? जल के ऊपर वाले तल पे क्या होता है? तैरने लगता है। तो अगर इसको अलग करना है यानी कि किरोसिन तेल को और जल को अलग करना है तो इसको असमान मिश्रण क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूर्णतः एक दूसरे में नहीं घुला है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम लोग अवसादन विधि यानी सेडिमेंटेशन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथन को पढ़ते हैं। जलवाष्प का ठंडा होकर पुनः जल में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। यानी जलवाष्प ठंडा होकर पुनः जल में बदलेगा, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। नंबर बी है द्रव से अघुलनशील को अलग करने की विधि निस्पंदन कहलाती है। जल का वाष्प में बदलना और साधन कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें यानी कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब इसमें जो इनकरेक्ट आंसर है, जो करेक्ट नहीं है उसे देखना है। ऑप्शन ए में है कथन ए, बी में कथन बी, सी में कथन सी, डी में कथन ए और बी दोनों। देखेंगे इसे। जलवाष्प का ठंडा होकर पुनः जल में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है, ठीक है। ये जो है करेक्ट है। अगला देखेंगे, यानी कि जब जलवाष्प ठंडा हो जाएगा और पुनः जल में बदल जाएगा वो संघनन। जैसे इसका आप लोग देखते होंगे कि जब सब्जी बनता है तो क्या होता है कि जो ऊपर है सब्जी के ऊपर जब सब्जी को ढक देते हैं तो उस थाली के ऊपर पानी जम जाता है, तो वो क्या होता है? संघनन का एक प्रक्रिया है। जो वाष्प जो है वो पानी के रूप में चेंज हो जाता है। आगे फिर दिया है द्रव से अघुलनशील को अलग करने की विधि निस्पंदन कहलाती है। यानी द्रव में से अघुलनशील जो होगा उसको अलग कर लेंगे, उसको हम लोग निस्पंदन कहते हैं। ये भी सही है। एंड सी है जल का वाष्प में बदलना और साधन कहलाता है। ये जो है वो गलत आंसर है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि कथन ए और बी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि जब जल वाष्प में बदलेगा तो उसको क्या कहते हैं? अवसादन, संघनन, निष्पंदन, वाष्पोत्सर्जन। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका गलत टाइप हो गया, ठीक है।
इसका वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, इसका होगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ये होता है इवापोरेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बर्तन में भूसा और दाना मिला हुआ रखा है। राधिका को इन दानों से भूसा को अलग करना है। राधिका इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करेगी? यानी कि एक बर्तन में भूसा और दाना जो है वो मिला के रखा गया है। राधिका को इन दानों से भूसा को अलग करना है, यानी दाना इसे प्राप्त करना है राधिका को, तो इसके लिए वो कौन सी विधि का उपयोग करेगी? ए में है संघनन कॉन्डेंसेशन, बी में है हाथ से चुनकर, सी में है चलनी से चालकर और डी में है ओसौनी करके। यानी कि हमें पता है कॉन्डेंसेशन यानी संघनन, ये क्या है? ये वाष्प का जल के रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हाथ से चुन के तो अलग होगा नहीं क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, हाथ से नहीं चुन पाएंगे। तीसरा है चलनी से चालकर, चलनी से चालकर भी नहीं हो पाएगा। डी में है ओसौनी करके। ओसौनी की प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें एक भारी दाना जो होता है वो हल्के दाने से अलग हो जाता है, जिसमें हवा के झोंकों को बीच में डाला जाता है, तो जो भारी अवयव होते हैं वो सीधे नीचे गिर जाते हैं, जबकि जो हल्के होते हैं वो कुछ आगे जा करके गिरते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओसौनी यानी कि विनोइंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाष्प का ठंडा होकर पुनः जल में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संघनन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वाष्प का ठंडा होकर, वाष्प जब ठंडा होगा तो पुनः जल में बदल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। संघनन की प्रक्रिया क्या है? वाष्प का ठंडा होकर पुनः जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मुख्यतः पौधे के कितने प्रकार होते हैं? पौधे जो होते हैं वो मुख्यतः उनको कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 3। क्या क्या? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इट मीन्स हर्ब्स मतलब शाक, झाड़ी और वृक्ष, ये 3 भागों में मुख्यतः पौधों को बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो याद रखेंगे मुख्यतः पौधे को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शाक, झाड़ी और वृक्ष। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बांस को पौधे के किस श्रेणी में रखा गया है? बांस जो है वो पौधे के किस श्रेणी में रखा गया है? शाक, झाड़ी, वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। समझना है ध्यान से। सबसे पहले तो बांस को वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वृक्ष की कटाई पर सरकार ने रोक लगा दी, जिसकी वजह से बांस की कटाई जो है वो भी रुक गई। जबकि बांस से बहुत अधिक चीजें बनती हैं। सबसे पहले हमारे जरूरी का सबसे अधिक चीज है किताब, कॉपी, पेपर। ये जो है ये किससे बनता है? बांस से बनता है। तो चूंकि कटाई पे तो रोक लग चुकी थी, तो जो किसान लोग थे जिनके खेतों में बांस वगैरह हुआ करता था, वो क्या करने लगे? बांस को उजाड़ करके वहां पे खेती करने लगे, जिसके लिए क्या हुआ कि पेपर वगैरह बनाने में कठिनाई आने लगी। इसके लिए सरकार ने बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में रख दिया? शाक की श्रेणी में। तो इसलिए बांस जो है वो किस श्रेणी में आती है? शाक की श्रेणी में आती है। और ये भी ध्यान रखना है, शाक में क्या आते हैं? हरे वैसे पौधे जिनके तने बिल्कुल हरे हो, नाजुक हो, मुलायम हो, वो सब किस में आते हैं? शाक में आते हैं। तो बांस को किस श्रेणी में रख दिया गया? शाक की श्रेणी में। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं डी पे। शाक श्रेणी का सबसे बड़ा पौधा, फिर आ गया शाक श्रेणी का सबसे बड़ा पौधा क्या है? घास, नारियल, बांस, गुलाब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शाक श्रेणी का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? बांस। इसके अलावा शाक श्रेणी में और क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि घास, बथुआ, लौकी का पौधा, नेनुआ का पौधा, ये सारे क्या चीज की श्रेणी में आ जाएंगे? शाक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? बांस। शाक श्रेणी का सबसे बड़ा पौधा क्या होगा? बांस। याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसका? क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 पे चलते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन भारत सरकार ने किसके अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया था? इसमें तो सीधे समझ में आता है कि राष्ट्रीय बांस मिशन यानी कि बांस के
के अधिक उत्पादन के लिए सरकार ने क्या किया, एक मिशन चलाया जिसका नाम हुआ राष्ट्रीय बांस मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा, बांस। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि बांस का अधिक उत्पादन, बांस का बहुत सारे चीजों में उपयोग किया जाता है। सबसे पहला आवश्यकता भी हमने पढ़ा है पेपर का, ठीक है। इसके अलावा भी फर्नीचर वगैरह भी बनता है। असम वगैरह साइड में जाइएगा तो वहां पे बांस से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, और असम का बांस भी इसलिए फेमस है। वहां पे बांस से सब्जी बनाई जाती है, बांस से अचार बनाई जाती है। तो इसलिए क्या हुआ कि बांस के उत्पादन को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय बांस मिशन चला दिया, ताकि इसमें किसान जो है वो बांस को उगाएं, बांस के पेड़ों को काटे, बांस के शाख को काटे नहीं। इसके लिए ये नियम चलाया गया, अधिनियम मिशन चलाया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हरे कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हरा तना होगा, बिल्कुल कोमल होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शाक यानी कि हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, जिनके तने बिल्कुल हरे हो और वो बिल्कुल मुलायम पौधा हो, बिल्कुल कोमल हो। वो किस श्रेणी में आते हैं, शाक की श्रेणी में आते हैं। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पौधे को सहारा देने का काम कौन करता है, यानी कि पौधा जो है उसको सहारा देने का काम कौन करेगा। पत्ती, शाखा, तना, फूल। अब आप खुद से सोचिए कि अगर मान लीजिए कि ये आपको एक पौधा है, ये हो गए उनके जड़, ये हो गए, ये हो गया पौधा, ठीक है। तो पौधे को सहारा देने का काम कौन करेगा। अब मान लीजिए ये इतना बड़ा पौधा है, इसको सहारा तो यही देगा ना, क्योंकि इसके ऊपर ये मेन क्या हुआ है, टिका हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तना। इसको क्या कहते हैं, तना। और ये जो ये निकला हुआ भाग है, ये हो गया इसका शाखा, और ये जो है यहाँ पे ये है पत्तियां, पत्ती। तो इसमें कौन सहारा देने का काम किया, तना। ये वाला जो भाग है ये पौधे को सहारा देता है, ठीक है। फूल तो बिल्कुल ही नहीं देगा, फूल बेचारा क्या सहारा देगा, उसका नाम ही है फूल। अगला चलते हैं नंबर 14। पौधे के किस भाग से जल का अवशोषण होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर एक पौधा है तो उसके किस भाग से जल का अवशोषण होगा। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि जल कैसे आता है पौधे को। चूंकि पौधे जब हम लगाते हैं तो कुछ समय तक उसमें जल देते हैं, बाद बाकी पौधे खुद ब खुद जल लेने लगते हैं। कैसे, अपने जड़ों के द्वारा। कहां से जल लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं, यानी भूमिगत जल को लेते हैं। कौन ले लेता है, भूमिगत जल को कौन ले लेता है जी, भूमिगत जल को कौन ले लेता है, पौधा। किससे, तो अपने जड़ों से, याद रखना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। पत्तियों के हरे चौड़े भाग को क्या कहते हैं, यानी कि ये आपकी पत्ती है, सॉरी, ये आपकी पत्ती है, ये क्या है, पत्तियां हैं। तो ये जो पत्तियां हैं इसका ये भाग क्या होता है, काफी हरा होता है और चौड़ा होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लेमिना, दैट्स कॉल्ड लेमिना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णवृंत भी कहते हैं। इसे हम लोग पर्णवृंत कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हम लोग, लेमिना कहते हैं। तो पत्तियों के हरे चौड़े भाग को क्या कहेंगे, लेमिना कहेंगे, याद रखना इसको, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। बांस पौधे के किस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। अभी हमने बांस के बारे में पढ़ा, बांस पौधे के किस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। तो आंसर क्या होगा, शाक वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, बांस, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। गुलाब किस वर्ग का पौधा है, ध्यान से समझेंगे, गुलाब किस वर्ग का पौधा है। देखेंगे शाक में क्या है, हरे कोमल तने, हरे कोमल तने। तो क्या गुलाब का जो तना होता है वो हरा होता है, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इसका तो तना बिल्कुल हरा ही होता है, ठीक है। इसका तना क्या होगा, बिल्कुल हरा होगा, तना बिल्कुल हरा होगा। लेकिन अगर बात करें कि क्या इसकी तने मुलायम होती हैं, अब आप बताइए क्या इसका तना मुलायम होता है जी, नहीं।
इसका तना कठोर होता है, मुलायम नहीं होता है। लेकिन क्या इसके तने इसका जो तना है, पूरा पेड़ जो है वो काफी बड़ा बड़ा होता है? नहीं, नॉर्मल साइज का होता है, ना बड़ा ना छोटा। तो इसलिए गुलाब के पौधे को किस में सम्मिलित किया गया? झाड़ीदार पौधों में, यानी कि इसको रखा गया सॉप्स के अंदर। सॉप्स के अंदर गुलाब के पौधों को रखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथन को पढ़ें। पर्णवृंत से पत्तियां तने से लगी रहती है। पत्तियों के हरे चौड़े भाग को लैमिना कहते हैं। घास में जालिका रूपी शीरा विन्यास होता है। आम के पत्ते में समानांतर शीरा विन्यास होता है। तो सबसे पहले ये जालिका रूपी शीरा विन्यास और समानांतर शीरा विन्यास क्या है, इसे समझ लेंगे। जो पत्तियां होती हैं, उनकी ये जो पत्ती है, इसमें आप लोग देखते होंगे ये वाला जो भाग होता है इसका शीरा होता है। सॉरी, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं उसमें दो तरह के सिरे पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है जालिका रूपी शीरा विन्यास और दूसरा होता है समानांतर शीरा विन्यास। तो इसमें देखेंगे जालिका रूपी शीरा विन्यास क्या है। जैसे आप लोग पत्ती में देखे होंगे कि एक घास का पत्ती होता है एंड दूसरा जो है एक घास का पत्ती होता है और दूसरा आम का पत्ती होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें आप देखते होंगे कि आम की जो पत्तियां होती हैं उसमें बिल्कुल जो है वो सीधे सीधे पार्ट होते हैं, किसके? शीरा के। जबकि घास जो होता है उसमें बिल्कुल लंबी लंबी रचनाएं होती हैं, यानी कि उसका शीरा होता है। पर्णवृंत से पत्तियां तने से लगी रहती है। अभी हमने पढ़ा था कि पर्णवृंत से जो पत्तियां होंगी वो तने से लगी रहती है, अभी हमने पढ़ा था। फिर पत्तियों के हरे चौड़े भाग को लैमिना कहते हैं, ये भी पढ़ा था। यानी कि ये जो हरा चौड़ा भाग है इसको क्या कहते हैं? लैमिना, लैमिना कहते हैं। और ये पर्णवृंत क्या है? ये वाला पार्ट क्या होता है? पर्णवृंत होता है, जो क्या होता है? तने से लगा रहता है। घास में जालिका रूपी शीरा विन्यास होता है, यानी कि घास को हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह का होता है, इसका शीरा विन्यास भी बिल्कुल सीधे सीधे जाता है। तो ये होता है समानांतर शीरा विन्यास, जबकि इसमें दिया है जालिका रूपी। लेकिन घास का जो शीरा विन्यास होता है वो जालिका रूपी नहीं होकर बिल्कुल समानांतर होता है। जबकि आम के पत्ते का शीरा विन्यास क्या होता है? जालिका रूपी, यानी कि उल्टा दिया है। तो ऑप्शन सी और डी तो असत्य हो गया। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, लेकिन हमें इसमें क्या बताना है? कथन सत्य को बताना है। तो कथन ए और बी, तो इसमें क्या है? ए और बी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। लौकी को पौधे के किस श्रेणी में रखा गया है? साग, झाड़ी, वृक्ष, इनमें सभी। हम सभी जानते हैं कि साग के अंतर्गत वैसे पौधों को रखा गया है जिसके तने बिल्कुल कोमल होते हैं। तो लौकी के पौधे का तना क्या होता है? बिल्कुल कोमल होता है। तो इसलिए 19 का आंसर होगा ए। 20, वाष्प के रूप में पौधों की पत्तियों से जल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब वाष्प के रूप में पौधों की पत्ती से जल निकलता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है तो कुछ ऐसे सारे जलों का उपयोग पत्तियां नहीं कर पाती हैं, तो उसे क्या करती हैं? हमारे वायुमंडल में, यानी कि एटमॉस्फेयर में छोड़ देती हैं। तो ये वायुमंडल में किस फॉर्म में छोड़ती हैं? वाष्प के रूप में छोड़ती हैं। यानी जब ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, उसके बाद जो बचा हुआ जल होता है ये वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन में ये जल कहां से मिलता है? जड़ों से जल को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। यानी प्रकाश संश्लेषण, हम सभी को पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जल, सूर्य प्रकाश, पर्णहरित हाइड्रोजन यानी कि H2।
जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, सही है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन चला गया। आगे देखते हैं, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, पर्णहरित को ही क्लोरोफिल भी कहते हैं, हाइड्रोजन, तो ये तीनों तो चाहिए लेकिन हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो ये भी गया। जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, जल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल एंड इसके साथ साथ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान हम लोग लेते हैं O2 यानी कि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, O2, जबकि पौधे जो हैं वो क्या लेते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं? इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, मूली के किस भाग को खाते हैं? मूली है, इसके किस भाग को हम खाते हैं? जड़, तना, पत्ती, इनमें कोई नहीं। तो हमें पता है कि मूली के हम किस भाग को खाते हैं? जड़ को खाते हैं, क्योंकि ये भूमिगत है, भूमि के नीचे क्या होता है? जड़ होता है। तो मूली के किस भाग को हम खाते हैं? जड़ को खाते हैं। और इस जड़ में बहुत अधिक मात्रा में वाटर एंड इसके साथ साथ खनिज लवण भी मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जड़ मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? जड़ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट मतलब एक ऐसे लंबा सा रूट निकलेगा इसके चारों तरफ से ऐसे, यानी कि इसमें मेन एक जो है वो रूट निकला हुआ होता है, जबकि फाइब्रस रूट में क्या होता है? ये चारों तरफ ऐसे निकले हुए होते हैं, ये हो गया फाइब्रस रूट। और जबकि ये एक मेन रूट निकला रहता है और इसमें से ब्रांच निकले हुए होते हैं। तो जड़ मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? यानी कि पौधों में जो फूल होता है इसमें भी क्या होता है? एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। तो नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पर्णवृंत। तो नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पौधे के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पर्णवृंत क्या है? ये तो पत्तियों को तनों से जोड़ने का काम करता है पर्णवृंत। स्त्रीकेसर क्या है? ये मादा भाग है, पौधे के मादा भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं और पौधे के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। और पंखुड़ी क्या है? जो उसका रंगीन भाग होता है फ्लावर्स का, वो होता है उसकी पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? अभी आ गया, पुंकेसर तो नर भाग है, पंखुड़ी स्त्रीकेसर एंड डी स्टाइल यानी कि इसका स्त्रीकेसर जो है ये इसका फीमेल पार्ट है। फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या होता है? स्त्रीकेसर। फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या होता है? स्त्रीकेसर। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथन को पढ़ें। कुछ पौधों में जड़ें श्वसन का काम करती हैं, तने श्वसन का काम करती हैं, पत्तियां श्वसन का काम करती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें जो गलत है उसे बताना है। तो कुछ पौधों में जड़ें श्वसन का काम करती है, तो सही बात है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की तरफ निकल जाती हैं और वो श्वसन का काम करने लगती हैं। तने श्वसन का काम करती हैं, तने तो बिल्कुल भी श्वसन का काम नहीं करती है। पत्तियां श्वसन का काम करती है, ये सही है। पत्तियों में स्टोमाटा जो मौजूद होता है, पत्तियों का स्टोमाटा ये करता है श्वसन का काम। पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है वो श्वसन का काम करता है, तो पत्तियां श्वसन का काम करती है। और कुछ पौधों में जड़ें भी श्वसन का काम करती है, यानी कि ए और बी, सी जो सही है, बी जो है वो क्या है? गलत है। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कथन क्या होगा? बी, यानी कि इसका कथन बी जो होगा वो असत्य होगा। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें जो गलत है उसे बताना है। तो इसमें गलत क्या है? कि तने श्वसन का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पौधे का कौन सा भाग निषेचन का काम करती है? यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन।
जिस प्रकार मनुष्यों में अन्य जानवरों में फर्टिलाइजेशन निषेचन का क्रिया होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, एक न्यू बेबी का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, पौधों में भी निषेचन का काम होता है। और ये निषेचन का काम कौन करता है जी, फूल करता है, क्योंकि फूल में ही मेल और फीमेल पार्ट होता है और इसी में निषेचन का काम होता है। और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं बीज, और यही बीज को हम लगाते हैं और नए पौधे उग जाते हैं। तो इसी तरह निषेचन जो है वो कहाँ होता है, पौधे के किस भाग में होता है, तो फूलों में निषेचन का काम होता है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, फूलों का आकर्षक भाग क्या होता है, यानी फूलों का आकर्षक भाग को क्या कहते हैं, जो कीट मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर नहीं कहते हैं, पंखुड़िया या बाह्य दल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि जो भी फ्लावर है, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ठीक है, तो ये वाला जो ये भाग है ये क्या है, पंखुड़ियां हैं, और यही क्या करती हैं, कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे सुंदर से रंग के होते हैं, लाल पीला हरा। 29, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पेड़ के पत्ते चौड़े होते हैं, क्यों, जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो चौड़ी चौड़ी होती है, इसका क्या कारण है, ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हो सके, बिल्कुल नहीं, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो सके, ये ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट है। सी में दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी जो है वो सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, जब जड़ें जो होती हैं वो क्या लेती हैं, पानी को अवशोषित करती है, जल को अवशोषित करती है, और ये पत्तियों तक जाती हैं, ये कहां जाएंगी, पत्तियों तक जाती हैं। तो पत्तियां क्या होता है कि कुछ भाग से, यानी कि जल के कुछ भाग से अपना भोजन निर्माण करती हैं, बाकी जो बचा हुआ जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या करती है, वायुमंडल में निकाल देती है, वायुमंडल में निकाल देती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में निकाल देती है। तो दिया है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पेड़ के पत्ते चौड़े होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, जब अधिक वर्षा होगा तो इसको पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, तो इसको ज्यादा पानी को वायुमंडल में छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा कब छोड़ेगी, जब इसकी पत्तियां क्या होंगी, चौड़ी होंगी, तो जितनी ज्यादा चौड़ी पत्तियां होंगी वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भूमिगत जल वायुमंडल में कैसे जाता है, अभी हमने पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो अपने जड़ों से कहाँ के जल को अवशोषित करते हैं, भूमि के अंदर के जल को अवशोषित करते हैं, यानी इसकी जो जड़ें हैं वो पृथ्वी के काफी नीचे भूमिगत यानी बिल्कुल जल के पास इसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, और ये क्या करती हैं, नीचे से ग्राउंड वाटर को यानी भूमिगत जल को अवशोषित करती हैं, और इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो दिया है कि भूमिगत जल वायुमंडल में कैसे जाता है, यानी इसके नीचे का जल अब वायुमंडल में कैसे पहुंचेगा, तो यहां तक इतना तो धूप जाता नहीं कि डायरेक्ट वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंच सके, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है जी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि पौधे जो होते हैं वो जड़ों से वाटर को लेंगे और ये पत्तियों तक जाएंगे, और पत्तियों से वाष्प के रूप में क्या होगा, जल जो है वो चेंज हो जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो भूमिगत जल वायुमंडल में कैसे जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जाता है, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।